दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। दोस्तों कुछ वैसा ही नेपाल के साथ भी हुआ है। दरअसल नेपाल ने भारत को चिढ़ाने के लिए कह लीजिए या चाइना से अपनी करीबी दिखाने के लिए केपी शर्मा ओली ने अपना पहला विदेश दौरा भारत की बजाय चीन किया था। अब दोस्तों वैसे तो आप कहेंगे सोवरेन कंट्री है, जहां चाहे वहां विजिट करें, लेकिन एक ट्रेडिशन है, भारत और नेपाल के रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकार के, ओपन बॉर्डर है, बड़ा ही ज्यादा भाईचारा दोनों तरफ देश के लोगों में है। तो ट्रेडिशन को बदलते हुए नेपाल के पीएम ने चाइना पहला बायलैटरल विजिट के लिए चुना। आपको याद होगा कुछ ऐसा ही मुइजू ने भी किया था। और इसके साथ पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि हम चाइना जाएंगे, कोई लोन वगैरह पे अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे, केवल और केवल चाइना हमारा दोस्त है, हम तो कम्युनिस्ट हैं, तो हमको तो चाइना केवल और केवल ग्रांट में, यानी कि खैरात कह सकते हैं जिसे, यानी कि वो पैसे जिन्हें लौटाने की आवश्यकता नहीं है, उनमें चाइना हमारे प्रोजेक्ट को फंड करेगा। अब दोस्तों ये उम्मीदें लेके गए तो सही, लेकिन हुआ यूं है कि शी जिनपिंग ने चूना लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइनीज कनेक्शन दिखाने के लिए गए तो थे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें कौन कर दिया है, ठग दिया है। क्या ठगी हुई है दोस्तों, इनका जो डिप्लोमेटिक इनएक्सपीरियंस है वो इन पर भारी पड़ गया है। कुछ ऐसा ही हुआ है, जो मुइजू भी गए थे बड़ी उम्मीद लेके चाइना के पास, जैसे उनके साथ हुआ है कुछ वैसा ही हुआ है। तो आइए जरा समझते हैं आखिरकार डिटेल में क्या ठगी नेपाल के साथ हुई है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी प्रतिष्ठा आपके लिए हम लेकर के आए हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, बिग रिवील्स हैं, ग्रैंड सरप्राइजेस हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके लिए लाइव हम इसको कंडक्ट कराएंगे अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। जल्दी से जाइए यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर जाइए, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको इवेंट दिख जाएगा और उसमें आप जाके क्लिक कर सकते हैं। जल्दी से जाइए, जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इसके साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम सब आपको मिलने वाले हैं यहीं पर। इसके सिवा इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, फिर वो हमें यूट्यूब में देखते हैं या फिर वो हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, आप सबके लिए हम कुछ ना कुछ लाए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और जाके हमारे इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इसके साथ जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप सबके लिए कुछ ना कुछ ला रहे हैं, क्योंकि अनअकैडमी 9 साल का हो रहा है। 9 साल मतलब बहुत बड़ा समय है, तो आप सभी को इसमें हम कुछ ना कुछ देने वाले हैं, तो मेक श्योर आप नोटिफाई बटन दबा रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या है, ये स्टोरी है ब्रोकन विश लिस्ट की। जी हाँ, केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल चाइना गए, इस उम्मीद के साथ गए कि कुछ कंसेशन मिलेगा, जो पुराना उधार चाइना ने दिया है वो माफ कर देंगे। दोस्तों बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रांट्स मिलेंगे, खैरात मिलेगा। आउटकम क्या हुआ जानते हैं, ओली को डिप्लोमेटिकली आउट मैन्यूवर किया है चाइना ने, एम्बिगुअस अग्रीमेंट साइन करवाया है, नेपाल के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, ओली का जो विजिट का एजेंडा क्या था कि सबसे पहला था कि देखिए हम भारत नहीं आपके पास जा रहे हैं, तो इतना कर दीजिए माई बाप, 216 मिलियन का लोन है पोखरा एयरपोर्ट का, उसको जरा माफ कर दीजिए, वेव कर दीजिए। आपके झांसे में आके हमने पोखरा एयरपोर्ट बनवा दिया 216 मिलियन के लोन पे। आज वहां पे अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ फ्लाइट्स वगैरह चल भी नहीं रहे हैं, खत्म हो चुका है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब दोस्तों आप कहेंगे आप तो ऐसा है क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट है इसलिए आप ऐसा कह रहे होंगे, नहीं नहीं, आप स्वयं पढ़ लीजिए। ये आप देख रहे हैं काठमांडू पोस्ट के सीरीज में कितने आर्टिकल आए हैं, नेपाल चाइना को बोल रहा है पोखरा एयरपोर्ट लोन को ग्रांट कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है, कई रेगुलरिटीज थे, चाइना ने खूब करप्शन किया है, इसके सिवा चाइना शुड शो मैग्नानिविटी, बड़ा दिल दिखाए चाइना, इस प्रकार से भी गुजारिश किया जा रहा है। और ग्रिम ऑपरेशनल आउटलुक, जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तभी से कह रहे थे ये प्रोजेक्ट बिना भारत के आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा क्लियर है, भारत जब तक इसको कहीं ना कहीं अपने एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी नहीं देगा ये आगे नहीं बढ़ने वाला, और हम क्यों दें, खैर वो बात कभी और के लिए। तो आगे जरा देखते हैं, तो इसमें एजेंडा था पहला तो ये लोन वेव ऑफ हो जाए, दूसरा नए बीआरआई प्रोजेक्ट
जरूर नेपाल और चाइना के बीच में होंगे, लेकिन ये ग्रांट्स के रूप में होंगे, लोन्स के रूप में नहीं। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ओली जब वापस आए हैं ना नेपाल, तो भारत में मीडिया में यही चल रहा है, बीआरआई को लेके कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन जो इंटरनैलिटी, जो इंटरनल डिटेल्स हैं, जिस प्रकार से ये आप देखें तो यहाँ पे स्वराज में जयदीप मजुमदार जी ने जैसे कवर किया है, इस डिटेल के साथ अनपैरेलल्ड है। तो आइए जरा उन डिटेल्स के लाइट में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ओली इससे पहले चाइना जाते, उससे पहले से एक डिटेल चर्चा हुई थी। मल्टी पार्टी, जितने भी ओली के जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं, जिसमें नेपाली कांग्रेस भी है, उन सब ने मिलके एक बैठक दल बनाया था और सब ने मिलके ये फैसला लिया था कि चाइना ऐसे ऐसे झांसा दे सकता है। पिछली बार जैसा पोखरा एयरपोर्ट में हुआ था वैसा कुछ फियास्को हो जाए, तो वैसा ना हो, इसके लिए हम इस बार क्या करेंगे कि पहले से ही मन बना के जा रहे हैं, कोई लोन, कंडीशनल, अनकंडीशनल, किसी भी प्रकार के लोन पे हम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देंगे ही नहीं, केवल और केवल उसी अग्रीमेंट पे साइन करेंगे जो चाइना हमारे यहां ग्रांट्स के रूप में बना रहा है, यानी कि वो पैसे जो दान में दिए जा रहे हैं वापस चाइना नहीं लेगा। चाइना तो इतना अच्छा दोस्त है। अब ओली साहब गए चाइना, सबसे पहले तो जिनपिंग ने उनको, जहां पे वो बड़े बड़े फॉरेन लीडर्स के साथ मिलते हैं, वहां पे उन्हें मिले भी नहीं, अपने गेस्ट हाउस में बुला लिए, बोले चलो यहीं आ जाओ, यहीं मिल लेते हैं। पहले तो स्टार्टिंग से ही जो लग रहा था लक्षण ठीक तो नहीं लग रहे थे, फिर कहानी आगे बढ़ी, बोला मालिक लोन माफ कर दीजिए, तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया। फिर कहा कि ग्रांट्स में प्रोजेक्ट को अप्रूवल दीजिए, चाइना ने कहा ये ग्रांट्स में थोड़ी ही देंगे, ऐसे थोड़ी ही होता है, अगर ग्रांट्स आज तुमको दे देंगे तो कल को बाकी लोग भी आ जाएंगे कि ऐसे ही खैरात दो हमारे यहाँ, इतना पैसा थोड़ा ही है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, एड शब्द यूज करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट में। फिर क्या हुआ जरा सुनिए, आउटकम क्या हुआ है, एक वेग बीआरआई कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ओली साहब साइन करके आए हैं, जो एमओयू है, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का बड़ा ही वेग डॉक्यूमेंट है। ये भारत से लोग कोई भी नहीं, इस पे चर्चा हो रही है, ये नेपाल कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, और नेपाल के ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग कह रहे हैं कि नेपाल को कुछ क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे फाइनेंसिंग होने वाली है, चाइना हमें फिर ठग के जा चुका है। कैसे ठगाए जरा समझिए, एम्बिगुअस टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले नेपाल ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स जो बीआरआई के अंदर होंगे वो ग्रांट के माध्यम से होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो चाइना ने कहा ऐसे ग्रांट शब्द प्रयोग करेंगे तो बाकी लोग भी हमारे पास आ जाएंगे, हम एड शब्द यूज कर लेते हैं। नेपाल की डेलीगेशन गई, उनको कन्विंस कर दिया, एड शब्द का मतलब तो ग्रांट ही होता है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट में हम एड शब्द यूज करेंगे, लेकिन मतलब वही है, समझ लो। लेकिन दोस्तों जो भी चाइना के प्रोजेक्ट्स को देखे हैं, दे गो बाय द वर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी ये वर्बल चीजें जो हुई हैं उनको कभी भी वैल्यू नहीं किए हैं, तो इस बार भी वही होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक डिप्लोमेटिक डिसेप्शन है, वर्बल एश्योरेंस था लेकिन कोई रिटर्न क्लैरिटी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, बिना रिटर्न क्लैरिटी के आप प्रोजेक्ट थोड़ी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें एक एक शब्द पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तो देशों के बीच में हो रहा है। यहां पे दोस्तों जो नेपाल का इनएक्सपीरियंस है इंटरनेशनल नेगोशिएशन को हैंडल करने में, उसका चाइना ने फायदा उठाया। एड दोस्तों दरअसल बड़ा वेग टर्म है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है ग्रांट, इसका मतलब हो सकता है लोन, इसका मतलब हो सकता है मिक्स ऑफ बोथ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वेग टर्म है, चाइना जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। वो तो मन बना के गए थे कि केवल ग्रांट्स में, अनकंडीशनल, कंडीशनल किसी भी प्रकार का चाइना से कोई लोन नहीं, बीआरआई केवल ग्रांट से आगे बढ़ेगा, यही कमिटमेंट था। नेपाली कांग्रेस ने यही बोल के इनको भेजा था। दोस्तों यहां पे दूसरी बात थी लोन माफी की, 216 मिलियन का पोखरा एयरपोर्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। चाइना ने कहा सवाल ही नहीं उठता, जितने पैसे हैं सब वापस जल्दी से लौटाना शुरू करो, तुम्हारा एयरपोर्ट चले नहीं चले मुझे उससे क्या, एयरपोर्ट बन गया ना, पैसे लौटाओ। दोस्तों इन शॉर्ट ओली को कुछ नहीं मिला है। चाइनीज प्रोजेक्ट्स बिल्ट आउट ऑफ लोन नेपाल में बहुत ही पुअर लाइट में देखे जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों, एक तो क्या है, चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में अब दुनिया जानती है, और नेपाल तो क्या है, दूध का जला है तो छाछ तो फूक के ही पिएगा। पोखरा एयरपोर्ट उनके आंखों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, जिसमें अगर आप देखें तो उनको मालूम है कि चाइना जो प्रोजेक्ट साइन करवाता है कुछ फायदा नहीं होता है। तो ओली अगर जिनपिंग को कन्विंस कर देते कि ग्रांट्स में बीआरआई प्रोजेक्ट आगे बढ़े, तो ये बिग विन होता डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए।
लेकिन यहां तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनपिंग ने कुछ भी ऑफर नहीं किया नेपाल को। डेट ट्रैप का पोटेंशियल अलग क्रिएट हो गया है। अगर आप देखें तो मैसिव डेट, लोन्स, ये सब अब आने वाला है। और श्रीलंका का हमने देखा है, हम्बन टोटा पोर्ट के नाम पे जब लोन गया था, जिस प्रकार से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वहां हुई है। और नेपाल में और कुछ होना हो, सोवरेनिटी को लेके लोग बड़े पर्टिकुलर हैं। तो इस प्रकार से हालांकि वहां भी कुछ न्यूज आए हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर विलेजेस, लेकिन वो पब्लिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस प्रकार से यदि पता चल गया कि ये एयरपोर्ट नेपाल का चाइना ले लिया, तो लोगों में काफी उस वजह से आक्रोश पैदा होगा। यहां पे दोस्तों आपको और एक बात जाननी होगी कि नेपाल जैसी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में घुस जाएगी यदि इस प्रकार का हाई इंटरेस्ट चाइनीज लोन्स में और प्रोजेक्ट आगे बढ़े। दोस्तों यहां पे और एक बात समझनी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्टार्टिंग से ही बात क्लियर थी। कोलिशन पार्टनर जो कि नेपाली कांग्रेस है, उन्होंने कह दिया था कि नेपाल के इंटरनल स्टेबिलिटी को हम वीकन हो जाएगा यदि आप उनके साथ लोन में आगे बढ़ेंगे। पहले ही कहा था कोई लोन में प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन वो अग्रीमेंट साइन करके आ गए हैं। यानी कि दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है और ये चीज आपको देखने भी मिलेगा। ओली कहीं ना कहीं मुइजू के रास्ते नेपाल में जा रहे हैं। आपको याद है ना, मुइजू मालदीव्स के नए नए प्रेसिडेंट बन के आए थे। ये भी यही कर रहे थे ना कि भारत को नीचा दिखा रहे थे। चाइना गए थे बड़ी उम्मीदों के साथ कि लोन माफी हो जाएगी, कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स में मिल जाएंगे, वैसे ही जो डेट ट्रैप है उससे बच जाएंगे। जिनपिंग जरा भी पीछे नहीं हटे थे, क्योंकि चाइना खुद एक प्रकार के आर्थिक विषमता से इस वक्त गुजर रहा है। मुइजू को फाइनली क्या करना पड़ा, भारत आना पड़ा। दोस्तों ये एक नॉर्म बनता जा रहा है, पहले श्रीलंका, फिर मालदीव्स, आने वाले दिनों में शायद नेपाल के साथ भी यही होगा कि वो देश जो पहले चीनी डेट में घुस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंसने लगते हैं, फिर उनकी आंखें खुलती हैं, वो भारत की ओर आते हैं और कहते हैं कि मालिक बचा लीजिए, बदले में जो मदद हमसे चाहिए हमसे लीजिए, लेकिन हमें इस डेट ट्रैप से बचाइए। और फिर भारत को उनको मदद करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, उनकी स्टेबिलिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल भी उसी ओर जाने वाला है। ये रास्ता शुरू हो चुका है, क्योंकि ओली ने तो अग्रीमेंट जिस प्रकार का बीआरआई साइन किया है, कहीं ना कहीं नेपाल में भी अब डिस्कशन इस मामले में शुरू होता हुआ दिख रहा है। आज का सवाल है दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच में कोई इलाका है जिससे बहुत टेंशन बढ़ चुका है, कब बढ़वाया गया है किसी के द्वारा? डोकलाम प्लेटू ए, बी गालवान वैली, सी नागटिबा, डी काला पानी, लिम्पिया, दुरालिपु लेक। जरा बताइए कौन से इलाके की यहाँ पर बात हो रही है। आंसर आप अपना कमेंट में अवश्य डालिएगा। बाकी भूलिए मत, अनअकैडमी प्रतिष्ठा 10 दिसंबर शाम को 7 बजे आप सभी को जुड़ना है। नोटिफाई कीजिए जाके, जल्दी से देखिए यहाँ पे अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स चैनल में आप इसे लाइव देखने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए जाके नोटिफाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी के लिए हम कुछ ना कुछ लाए हैं, तो आप सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर जुड़िएगा। दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी आईएएस के ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और जीएस बैचेस तो हैं ही, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। यूज द कोड KC10।